हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीकेपी। ये आपका क्लास 12th फिजिक्स की क्लास है और आप सभी को पता है यहाँ पर फिजिक्स चैप्टर 1 आपका चल रहा है। ये यूपी बोर्ड प्लस साथ ही साथ और भी किसी बोर्ड के बच्चे हों जिनके ये टॉपिक हैं तो वो इसको कवर कर सकते हैं और यहाँ से अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, टॉपिक कैसे आपके समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आप इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। वैद्युत धारिता यानी कि संधारित्र तथा धारिता, ये एक ही टॉपिक है जिसके अंदर हमको डिफरेंट कैटेगरी में पार्ट में पढ़ने हैं। संधारित्र का मतलब कैपेसिटर हो गया और धारिता का मतलब हो गया कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम वैद्युत धारिता पढ़ेंगे यानी कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये। तो धारिता कैपेसिटी का मतलब हो गया हमारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर वैद्युत वर्ड आ गया। तो जब भी इलेक्ट्रिक वर्ड आता है वहाँ पर किसकी बात होती है? आवेश की बात होती है, चार्ज की बात होती है। वैद्युत शब्द आया, इसका मतलब वहाँ पर आवेश है। ठीक है, तो वैद्युत धारिता की बात हो रही है, इसका मतलब वैद्युत आवेश की संग्रहण के बारे में बात हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी वो कितने आवेश को ग्रहण करके कलेक्ट करके रख सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है किसी आवेश को कलेक्ट करने की, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटर कहलाता है या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाता है। ओके, तो डिफिनीशन याद हो गई। किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। यदि चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन V वोल्ट का हो तो, ठीक है, आवेश कितना दिया जा रहा है चालक को? Q आवेश दिया जा रहा है, तो उसके जो विभव है पोटेंशियल, उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है? V हो रहा है। तो हम कह सकते हैं आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? विभव के, यानी कि V के होगा। तो जब हम ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो ये हटकर हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV। तो जहाँ ये जो C है ना, इसको हम एक स्थिरांक बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं, एक नियतांक बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। जहाँ C क्या है? एक नियतांक है जिसे वैद्युत धारिता या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला भी बन सकता है, C इज इक्वल टू Q अपान V हम लिख सकते हैं, यहीं से ही लिख सकते हैं ना इस फॉर्म में। और Q क्या है? आवेश है, तो इसकी यूनिट कितनी होती है? कूलाम्ब होती है। V क्या है? यहाँ पर विभव है, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम्ब पर वोल्ट होगी, या इसको आप बोल सकते हैं फैराड। ओके, तो ये सब अभी आगे आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से ही आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो ये वैद्युत धारिता है ये किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है? तो विद्युत धारिता याद रखना चालक के आकार और आकृति पर निर्भर करती है, चालक के चारों ओर के माध्यम क्या हैं उन पर निर्भर करती है, तथा पास में रखे हुए अन्य चालकों की उपस्थिति पर भी ये निर्भर करती है। तो वैद्युत धारिता किस पर निर्भर करती है? 3 पॉइंट्स। पहला, चालक के आकार और आकृति पर, दूसरा चारों ओर के माध्यम पर, तीसरा पास में रखे हुए अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है क्या? वैद्युत धारिता। ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि C इज इक्वल टू Q बाई V लिख सकते हैं, और मात्रक हो गया कूलाम्ब पर वोल्ट और फैराड को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। विमीय सूत्र की अगर हम बात करें इसकी, तो इसका विमीय सूत्र आपका हो जाएगा m पावर माइनस n l पावर माइनस 2 t पावर 4 a पावर 2। ओके, तो यहाँ से आपको ये इतना नोट कर लेना है। अच्छा, एक नोट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो अर्थ होता है हमारा, अगर हम अर्थ की कैपेसिटी की बात करते हैं तो जो पृथ्वी की धारिता होती है वो अनंत होती है। क्यों अनंत होती है? क्योंकि जो पृथ्वी का विभव होता है ना वो शून्य होता है। तो जब हम इसकी धारिता निकालेंगे C इज इक्वल टू Q बाई V, और विभव कितना हो गया? शून्य हो गया। तो जब शून्य हो गया डिनोमिनेटर तो क्या आ जाएगा? इन्फानाइट आ जाएगा कैपेसिटेंस। तो पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत होती है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही, धारिता पर ही किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं धारिता। तो C इज इक्वल टू Q बाई B, एक तो ये फॉर्मूला निकल गया। अब ये है विलगित गोलीय चालक। अब विलगित का मतलब क्या हो गया? ऐसे चालक जिसके समीप में, जिसके पास में कोई और चालक उपस्थित ना हो, यानी कि वो खुद ही एक अकेला इकलौता चालक है, उसके आसपास कोई और चालक नहीं है। तो इस टाइप के गोलीय चालक को हम बोलते हैं विलगित गोलीय चालक। ओके, तो यहाँ पर एक r त्रिज्या का एक गोलीय चालक लिया गया है जिस पर परावैद्युतांक क्या है? K है। इसको एक माध्यम में रखा गया है।
चालक कैसा है? विलगित है, अर्थात चालक के समीप अन्य चालक उपस्थित नहीं है। इस चालक की वैद्युत धारिता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इसकी जो त्रिज्या है कितना है? ये कैपिटल आर है। ओके, और इसके चारों ओर आवेश आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्लस आवेश है, ये सेंटर हो गया और के परावैद्युतांक माध्यम में ये रखा हुआ है। तो अगर हम विभव की बात करें तो विभव क्या होता है? चालक के पृष्ठ पर विभव। तो विभव का फॉर्मूला आपको पहले ही पता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q/R। R यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस यानी कि त्रिज्या हो गई। त्रिज्या हमने क्या लिया है? कैपिटल R। धारिता हमें पता है C इज इक्वल टू क्या होता है? Q/V होता है। तो B की जगह पर हमको ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम V का मान यहाँ पर रखते हैं तो Q से Q क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और हम इसको देखेंगे तो ये कैंसिल होकर ये हो जाएगा 1/4πε0 K × R। यही हो गया। फिर जब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 4πε0 K × R। ठीक है, तो ये मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये आ गई धारिता। तो धारिता क्या हो गई? 4πε0 K × R हो गई। इसका मतलब जो धारिता है वो किस पर डिपेंड कर रही है? इसका मान तो फिक्स होता है। कितना होता है? तो आपको पता है 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है, यही तो होता है। तो अगर हम 4πε0 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁹, यही तो होगा। यानी कि ये कांस्टेंट टर्म हो गया, इस पर कोई वैल्यू वेरी नहीं करेगा। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? किस पर निर्भर कर रहा है? एक तो डाइलेक्ट्रिक पर, उसके परावैद्युत माध्यम पर, और दूसरा त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, त्रिज्या जितनी ही ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, माध्यम जितना ही ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे अब हम यहाँ पर कहेंगे कि इनके बीच में रिलेशंस देखोगे तो क्या है? डायरेक्टली रिलेशन है। हम लिख सकते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनके बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसा होता है? सरल रेखीय ग्राफ होता है। ये आपको ग्राफ दिखाया गया है, C है और ये त्रिज्या है R है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाया गया है। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कैपेसिटेंस भी बढ़ता जा रहा है। जब डायरेक्टली रिलेशन है इसका मतलब ये होता है कि जितना आप इसको इस साइड बढ़ाते हैं उतना ही ये इतना इस साइड जाता है। इसका मतलब हम कहेंगे लीनियर रिलेशनशिप है। अगर ये 2 तक बढ़ी है तो इधर ये भी 2 तक ही बढ़ रही है, फिर ये 4 तक बढ़ी है तो ये 4 तक ही बढ़ रही है। इस तरीके से इनका लीनियर रिलेशनशिप हमको मिल जाता है ग्राफ। ठीक है, सेम C और K के साथ भी ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम निर्वात के या वायु के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर K का मान हम कितना रखते हैं? 1 रखते हैं। परावैद्युत का मान कितना रखते हैं? 1 रखते हैं। जबकि जल के लिए वहीं पर हम देखते हैं तो K इज इक्वल टू क्या रखते हैं? 81 रखते हैं। ठीक है, तो अब K इज इक्वल टू 1 रख देंगे इस फॉर्मूले में तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली C इज इक्वल टू 4πε0 × R। ठीक है, तो ये आपको नया फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी एक नोट आपको लिख लेना है। यदि किसी चालक के निर्वात अथवा वायु में धारिता कितनी है? C0 हो तो परावैद्युतांक K वाले माध्यम में इसकी धारिता C इज इक्वल टू KC0 अर्थात K गुनी हो जाती है। यानी कि अगर हम कहें निर्वात, और यहाँ पर समझ लो, देखो ये निर्वात के लिए है। ठीक है, तो ये निर्वात और वायु के लिए हमें C क्या मिल गया? ये मिल गया। हम इसको C0 मान लेते हैं कि C0 ये मिल गया। और यहाँ पर हमें C क्या मिल रहा है? पूरा का पूरा 4πε0 K × R मिल रहा है। तो हम इसको K को यहाँ अलग कर सकते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4πε0 R × K। ठीक है, ये कर सकते हैं। और इसकी पूरे की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिली है? C0 मिल गई है, मिली है ना। और K तो है ही है, यहाँ पर सेपरेट कर लिया हमने, इज इक्वल टू C। तो C इज इक्वल टू क्या मिल गया? C0 K मिल गया। कहने का मतलब यही है जो हमने ये फॉर्मूले से इसको पाया है, यही डिफाइन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, कि अगर निर्वात में धारिता C0 हो जाती है तो परावैद्युतांक K वाले माध्यम से जो इसकी धारिता है वो कितनी गुना हो जाती है? K गुना हो जाती है। अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किया वो था कैपेसिटेंस के बारे में, यानी कि विद्युत धारिता के बारे में। अब हम देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं ना, संधारित्र की बात करते हैं, तो कैपेसिटर एक तरीके का क्या होता है? डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट क्या कहेंगे, डिवाइस ही कह लो। ठीक है, जैसे आपने मदरबोर्ड देखा होगा तो मदरबोर्ड पर बहुत सारे डिवाइसेस लगी होती हैं, जैसे कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया। ठीक है, तो कंडेंसर हो गया। तो ये सब चीज़ें, कंडेंसर भी एक तरीके का क्या होता है?
कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर होते क्या हैं? ये दो प्लेटों से मिलकर बना होते हैं। दो समांतर प्लेटें होती हैं, इनके बीच में हो सकता है कि कोई मीडियम हो या ना हो सकता है कि इनके बीच में परावैद्युतांक हो यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, या हो सकता है कि कोई भी मीडियम ना हो। ठीक है, तो इस तरीके का इनका समायोजन होता है। दो पैरेलल प्लेटें एक दूसरे के साथ आमने सामने रखी होती हैं और इस तरीके से यहाँ दिख रहा है कि दो चालक प्लेट हैं, इनके बीच में ये अचालक है या परावैद्युतांक भरा हुआ होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको, संधारित्र दो चालकों का ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता इतनी बढ़ाई जा सकती है जिससे वह आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से इसको नोट कर लेना है। तो हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र पर कुल आवेश का मान शून्य होता है ना। कैपेसिटर पर क्या होता है? कुल आवेश का मान शून्य होता है, क्योंकि इसकी एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश होता है। इस तरीके से, या फिर आप इसको ऐसे भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि संधारित्र क्या होता है? दो चालक प्लेटें समान मात्रा में लेकिन विपरीत आवेशित प्लेटें जब एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में एक दूसरे से d दूरी पर रखी जाती हैं और इनके बीच में कोई अचालक या परावैद्युतांक पदार्थ भरा होता है, तो इस तरह के समायोजन को कैपेसिटर या संधारित्र कहा जाता है। बेसिकली इसी फिगर से ही डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? दो समान मात्रा में, समान परिमाण में लेकिन अपोजिट या विपरीत आवेश वाले दो चालक प्लेट जब एक दूसरे से समानांतर में d दूरी पर रखी हुई हों और इनके बीच में कोई अचालक या परावैद्युतांक माध्यम हो, तो इस तरह के समायोजन को, इस तरीके के कनेक्शन को क्या बोला जाता है? संधारित्र बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर कुल आवेश की अगर हम बात करें तो कितना होगा? शून्य होगा, क्योंकि इस पर प्लस क्यू का आवेश है, इस पर माइनस क्यू का आवेश है। तो नेट आवेश की अगर हम बात करें तो क्या होता है? शून्य हो जाता है। आवेशित प्लेट ए के निकट अनावेशित प्लेट बी रख देने पर ए का विभव कुछ कम हो जाता है, धारिता थोड़ी बढ़ जाती है। अब इस बात को समझना, कह रहा है जो आवेशित प्लेट है ए, उसके निकट अगर हम अनावेशित प्लेट रख देते हैं तो जो ए का विभव है वो कुछ कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इस पर कैसा आवेशित प्लेट है, तो हम क्या बोलते हैं? C इज इक्वल टू कितना होता है? Q बाई V होता है। अगर हम कहें V इज इक्वल टू Q अपन C, तो इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं है। अब प्लेट ए कैसी है? आवेशित है ना। तो प्लेट ए कैसी है? आवेशित है, जबकि प्लेट बी कैसी है? अनावेशित है। हमने क्या किया? आवेशित प्लेट ए के निकट प्लेट बी को रख दिया। ठीक है, तो ए पर विभव क्या हुआ? कम हो गया। अगर हम कहेंगे कि विभव कम हो रहा है तो धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर विभव कम हुआ, विभव और कैपेसिटर में C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपन V है। तो अगर हम यहाँ पर इनका रिलेशन देखें तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है ना, C व्युत्क्रमानुपाती है V के। तो अगर जब विभव कम हो रहा है, इसका मतलब धारिता क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित, ठीक है, ये कोई आवेशित चालक है के निकट पृथ्वी से संबंधित दूसरा चालक रख देने पर, ये दूसरा चालक है, इसको रख दिया तो पहले चालक की धारिता पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाती है। जैसा अभी हमने बताया कि कोई एक आवेशित चालक है और इसके बगल में कोई हम अनावेशित चालक रख देते हैं तो भी इसका विभव क्या होता है? कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। उसी तरीके से अगर हम दोनों ही चालक ले रहे हैं, ये भी चालक है, ये भी चालक है, तो ये है आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित कोई दूसरा चालक रख देते हैं तो पहले चालक का विभव भी कम हो जाएगा और धारिता इसकी क्या होगी? बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि इस पर कैसा है? ऋणावेश है और ये कैसा है? धनावेश है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमने क्या कहा? समायोजन। समायोजन का मतलब होता है अरेंजमेंट। इसके पहले हमने बोला कि जो संधारित्र होता है वो किस पर निर्भर करता है? किसी भी आकार अथवा आकृति के दो चालकों का एक ऐसा समायोजन है जो विद्युतरोधी माध्यम द्वारा पृथक्कृत हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो। ठीक है, तो कैपेसिटर की हमने डिफिनीशन क्या बताई थी आपको कि दो आवेशित चालक, लेकिन कैसे? विपरीत आवेशित चालक और मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं? बराबर होते हैं
एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। तो सेम समायोजन का मतलब भी यही होता है। अरेंजमेंट कैसे करते हैं हम इनका, तो संधारित्र किसी भी आकार का या किसी भी आकृति का हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, दो चालक होते हैं और इनका इस तरीके से समायोजन करना होता है कि इनके बीच में विद्युत रोधी माध्यम होता है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं और इन पर बराबर व विपरीत आवेश भी होते हैं। एक पर क्यू है तो दूसरे पर माइनस क्यू है। ठीक है, तो यही कहलाता है समायोजन यानी कि अरेंजमेंट। अब जब हम समायोजन करते ही हैं तो इनको हम पैरेलल तरीके से भी कर सकते हैं और इनको हम सीरीज तरीके से भी कर सकते हैं। पैरेलल का मतलब हो गया, मान लो ये है हमारा कैपेसिटर, ठीक है, तो ये एक कैपेसिटर हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, तीसरा कैपेसिटर हो गया। इनको हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो हम इनको डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर दें, तो इसको कहते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, जब पहले का दूसरा भाग दूसरे के पहले भाग से कनेक्ट हो, दूसरे का आखिरी भाग तीसरे के पहले भाग से कनेक्ट हो, तो इस तरीके से जो कनेक्शन बनता है इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम कनेक्शन। लेकिन अगर हम इन्हीं तीनों प्लेटों को इस तरीके से ऊपर नीचे करके रख दें एक दूसरे के साथ और इनका कनेक्शन कुछ ऐसा बन जाए, तो ये क्या होता है, समांतर प्लेटें। ठीक है, यानी कि समांतर कनेक्शन होता है, समांतर क्रम कहलाता है ये। अब यहाँ पर हम समांतर प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो समांतर प्लेट कैपेसिटर का मतलब ये समझो कि हमने क्या कहा आपसे, दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, इनके बीच में हो सकता है कि कोई अचालक माध्यम हो या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो। ठीक है, इस पर प्लस क्यू का आवेश है, इस पर माइनस क्यू का आवेश है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको पृष्ठ 1 मान लेते हैं, इसको पृष्ठ 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम भी आपको ये दिखाया गया है कि एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई। ठीक है, दो प्लेटें हो गई, एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हुई हैं, एक पर प्लस क्यू का आवेश है और एक पर माइनस क्यू का आवेश है। इनका क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक है, इनके बीच ये निर्वात में है और यहाँ पर हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक भी हो, यानी कि परावैद्युतांक का माध्यम हो। तो दोनों ही तरह के आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर समझ लो, पहले यहाँ पर हमने कहा दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर या डी दूरी पर हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यदि दो समान क्षेत्रफल एक ही प्लेट, समान क्षेत्रफल कितना हो गया, ए मतलब एरिया हो गया, कि प्लेट एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हूँ, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, इसका भी क्षेत्रफल ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है, दो इस पर प्लस क्यू का आवेश है, इस पर माइनस क्यू का आवेश है और दोनों एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हुई हैं, तथा प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तथा कुल आवेश क्यू हो, तो प्लेट 1 का पृष्ठ आवेश घनत्व। अब प्लेट 1 पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, प्लेट 1 पर पृष्ठ आवेश घनत्व की अगर हम बात करें तो प्लेट 1 पर कैसा चार्ज है, प्लस क्यू का चार्ज है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए हो जाएगा, क्योंकि आवेश बटे एरिया होता है, ये आवेश बटे क्षेत्रफल को पृष्ठ घनत्व बोला जाता है। घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, और अगर हम दूसरी प्लेट पर देखते हैं तो दूसरी प्लेट पर आवेश कैसा है, ऋणात्मक है, तो माइनस क्यू अपान ए हो जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ पर समझो, माना प्लेटों के बीच में एक निर्वात है तथा प्लेटों के बीच के स्थान में प्लेट 1 व प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है, यानी इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी तीव्रता E1 है और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी तीव्रता क्या है, E2 है। तो नेट अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या करेंगे, E1 प्लस E2 कर देंगे, यही तो करेंगे, ये हो जाएगा टोटल यानी कि कुल वैद्युत क्षेत्र। तो कैसे निकालोगे इसको, अब ये समझो, दोनों प्लेटों के मध्य सिग्मा आवेश घनत्व होने के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, क्योंकि जो आवेश घनत्व है सिग्मा, ये दोनों पर क्या है, दोनों ही प्लेटों पर ये भी समान ही है, तो इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा हर एक बिंदु पर वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो अगर हम E1 की बात करें, वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, ये E1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम E2 देखें तो क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो गया। ठीक है ना, तो दोनों ही क्या मैंने बोला, दोनों ही वैद्युत क्षेत्र क्या होंगे, एक दूसरे से बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं E1 बराबर E2 बराबर, ठीक है, किसके हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, नॉट की 2 एप्सिलॉन नहीं होगा, अच्छा 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू, हमने करा रखा है पहले, ये आपको सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो E1 और E2 दोनों ही बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया।
अब जब कुल वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे प्लेटों के बीच में, तो हमने क्या बोला आपसे कि दोनों को ही ऐड कर देना है। तो जब सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। आप इसका एलसीएम यही ले लेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, और सिग्मा प्लस सिग्मा कितना आ गया 2 सिग्मा, और नीचे हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र कितना आ गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब सिग्मा का मान हमें पता है कितना होता है, क्यू अपान ए होता है, यही मान रख दो इस समीकरण में। तो सिग्मा का मान रखने पर तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा की जगह हमने रख दिया क्यू अपान ए और नीचे एप्सिलॉन नॉट था ही, तो हमें क्या मिल गया, ई इज इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट मिल गया। अब हमें यह भी पता है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र एक समान है ना, प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र हैं उत्पन्न हो रहे हैं E1 E2 क्या है, वो एक समान है। तो अगर हम विभवांतर निकालें प्लेटों के बीच में, तो विभवांतर V इज इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र गुणे डिस्टेंस होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E गुणे डिस्टेंस हो गई, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है, तो आप इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू कितना आया था, अभी ऊपर आपने देखा था Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट आया था। इसी वैल्यू को इसकी E की जगह पर रख दो, तो V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, ये मिल गया, V की वैल्यू ये आ गई। अब हमको पता है धारिता क्या होता है, तो संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपान V। तो अब ये वाली V की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे Q अपान क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यही तो पुट करेंगे, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा धारिता C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कैसे आ रहा है, सब समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिग्मा निकालना है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ए होता है। ठीक है, देन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कुल निकाल लेना है, कुल होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। फिर आपको विभवांतर निकालना है, विभवांतर होता है E इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा की वैल्यू Q अपान ए रख दोगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा V इज इक्वल टू कितना आया है आपका, क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट, और C इज इक्वल टू होता है आपको पता है Q अपान V। तो यहाँ पर V की वैल्यू रख दो, तो आपको मिल जाएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, यदि प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर दें, तो धारिता कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगी। मतलब अगर हम, ये तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, अगर हम कोई परावैद्युतांक ले भी रहे हैं तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। ठीक है, और इसको हम एप्सिलॉन आर मान ले रहे हैं, यानी कि C माध्यम हो गया ये, और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है, C है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे कि C माध्यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर A इंटू एप्सिलॉन माध्यम बाई डी। ठीक है, यानी अगर हम इसको R ले रहे हैं तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन को क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको भी ऐसा लिख सकते हैं कि C माध्यम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। ठीक है, अब यहीं से ही हमें मिल जाएगा कि जो ये संधारित्र की धारिता है, इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित कर रहे हैं। तो डायरेक्टली पहले यहीं से समझ लो, C किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के। तो C को कौन प्रभावित करेगा, क्षेत्रफल। प्लेटों के क्षेत्रफल क्या है, ये प्रभावित करेंगे। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है 1 अपान डी। इनके बीच दूरी कितनी है, एक तो ये प्रभावित करेगा। इनका परावैद्युतांक कितना है, यानी कि C प्रोपोर्शनल टू K हो गया, या इसको हम एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं, परावैद्युतांक के समानुपाती होगा, तो ये प्रभावित करेगा। ठीक है, तो यही 3 फैक्टर हैं जो कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। तो यही आपको लिखना है। पहला पॉइंट, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, क्योंकि फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो पहला हो गया, C समानुपाती है किसके, A के। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यानी कि किस पर निर्भर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। संधारित्र की धारिता प्लेटों के अतिव्यापन क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से दिखाना है, C प्रोपोर्शनल टू A। दूसरा हमने क्या बोला, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो सकता है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये लिख देना है C व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान डी। और परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन आर
एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो किसके? इसके, यानी कि परावैद्युतांक के भी समानुपाती हो गया। तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको कवर कर लेना है, इनकी नोट्स बना लेनी है। देन हम देखेंगे धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप अभी तक के लिए आपको ये इतने टॉपिक समझ आए होंगे, ठीक है। धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव कितना टॉपिक है ये कुल? ओके, ऑलमोस्ट डन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो इसको भी करा देती हूँ, ठीक है, इसको करा देती हूँ तो नेक्स्ट के लिए हमारा थोड़ा सा ही टॉपिक बचेगा। तो देख लो, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। अब धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव कैसे पड़ेगा? हमने कहा यहाँ पर हमने दो प्लेटें एक साथ ली हैं, लेकिन इनके बीच में निर्वात है। यहाँ पर दो प्लेटें ली हैं, इनके बीच में क्या भरा हुआ है? परावैद्युतांक भरा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने बताया जब निर्वात होगा तो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा था? C = A एप्सिलॉन नॉट बाई डी आ रहा था। और जब परावैद्युतांक आ रहा था, यानी कि एप्सिलॉन r कोई माध्यम आ जा रहा था, तो C = A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r बाई डी आ रहा था। यही तो आ रहा था ना, बस यही तो लिखना है हमें, ठीक है। तो ये देखोगे, दो प्लेटें हैं, एक दूसरे से d दूरी पर है, दो प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर है, ये निर्वात में है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन r का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर परावैद्युतांक k है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन r, इसी को हम k भी कहते हैं, ये हो जाएगा। बस जब प्लेटों के मध्य निर्वात होगा तो C निर्वात का फॉर्मूला हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और जब प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक होगा तो हम इसको लिख सकते हैं C माध्यम = A एप्सिलॉन नॉट इंटू A एप्सिलॉन r बाई डी। क्या बढ़ गया? यही परावैद्युतांक ही बढ़ गया है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पूरा किसके बराबर है? ये पूरा किसके बराबर है? C निर्वात के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं C माध्यम = C निर्वात इंटू एप्सिलॉन r, यही तो लिख सकते हैं। तो यही एक नया फॉर्मूला आपको मिल जाएगा यहाँ से, C माध्यम = एप्सिलॉन r अथवा k इंटू C निर्वात। और अगर जब हमने क्या निकाला कि C माध्यम = C निर्वात इंटू एप्सिलॉन r, ठीक है, यही तो निकाला। तो अगर हम C निर्वात को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C माध्यम अपॉन में C निर्वात = किसके बराबर है? परावैद्युतांक के, यानी कि एप्सिलॉन r के बराबर है, या एप्सिलॉन r को ही k कहते हैं, इसके बराबर है, अथवा करके लिख देना है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, अतः किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार के निर्वात से युक्त संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। तो परावैद्युतांक किसके बराबर है? एक तो C माध्यम के और दूसरा C निर्वात के अनुपात के बराबर है, यही लिख देना है, ठीक है, कि परावैद्युतांक, ये जो परावैद्युतांक है किसके बराबर है? C माध्यम के, और दूसरा C निर्वात के अनुपात के बराबर है, बस यही लिख देना है, ठीक है। अब आता है परावैद्युत से आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। अब परावैद्युतांक, अभी तक जब परावैद्युतांक रहता था सीधे हम लिखते थे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यही लिखते थे। अब इनके बीच में आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हुआ हो तब इनकी धारिता क्या होगी? तो जब आंशिक रूप से भरा होगा तो कुछ इस परावैद्युतांक की मोटाई होगी, उसको हम क्या मान लेंगे? T मान लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है? D है, यही तो है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? C = A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K, प्लस क्या हो जाएगा? T बाई K हो जाएगा। लेकिन यदि प्लेटों के बीच T मोटाई की धातु की पट्टी हो तो धातु के लिए, अब देखो, T मोटाई की धातु की पट्टी कोई रख दी जाती है, तो जो धातु होता है ना उसके लिए परावैद्युतांक कितना लेते हैं? हम अनंत ले लेते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चंस में, इस इक्वेशन में यहाँ पर अनंत रख देंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? ये आ जाएगा C = A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस 0, और 0 का कोई वजूद नहीं है, तो C = A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T हो जाएगा। तो वैसे भी आपको पता है कि C का फॉर्मूला क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। लेकिन अगर कोई T मोटाई की कोई प्लेट रख दी गई है तो यहीं पर डायरेक्टली दूरी में से T को माइनस कर दो, बात खत्म। भाई यही तो होगा, यही तो होगा ना, इस दूरी में से D में से अगर हम T निकाल दें बस, और क्या, यही तो रखना है। तो बस यही रख देना है आपने। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन है, एक संधारित्र दो धातु की प्लेटों से बना है जिनके बीच की दूरी कितनी है? D है। एक धातु की पट्टी जिसकी मोटाई D/2 है इन प्लेटों के बीच में रख दी जाती है। दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।
तो जब पहले की अगर हम पहली स्थिति में देखेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला यही हो जाएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। लेकिन जब d/2 मोटाई का अगर हम इसमें प्लेट रख देते हैं तब क्या हो जाएगा, इसी में से तो उसको माइनस कर देंगे ना भाई, तो d-2 माइनस कर देंगे। तो जब यहाँ से हम d-2 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ये 2d हो जाएगा, और 2d में से d को माइनस करेंगे तो क्या होगा, d हो जाएगा, यानी कि d/2 आ जाएगा। ये 2 चला गया ऊपर, ये 2 चला गया ऊपर, तो 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया। और जब हम इसको देखेंगे तो ये किसके बराबर, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी किसके बराबर है, c0 के बराबर है ना। तो इसकी जगह हमने रख दिया 2c0, किसके बराबर, c के बराबर, तो c/c0 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संधारित्र के संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होता है कैपेसिटर का, एक सीरीज एक पैरेलल, यानी कि एक समांतर और एक श्रेणी क्रम में, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें चैनल को। वीडियो पसंद आती तो कमेंट भी करें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।